हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हमने अधिगम के लगातार चैप्टर ला रहे थे, तो अधिगम के चैप्टर में हमने अधिगम के स्थानांतरण पढ़ा, हमने अधिगम का वक्र पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पठार के बारे में। इसके बाद हम अधिगम के सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि अब अगली क्लास आएगी थर्सडे में। तो आज हम अधिगम के पठार को समाप्त करते हैं, फिर अधिगम के सिद्धांत और उसके बाद अधिगम में कठिनाइयाँ या अक्षमताएँ। तो एक सीरीज के फॉर्म में हम इनको लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मनोविज्ञान, अधिगम के पठार। और इसके अलावा जब भी आप कोई वीडियो देखें तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा वेलकम, देखिए वेलकम टू बीके यानी बीके स्टडीज। तो आप देख सकते हैं कि हम विभिन्न माध्यमों से आपके लिए तैयार हैं। वेबसाइट, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और हर स्तर पर शिक्षा निःशुल्क है। और ऑफलाइन कोर्सेज भी सिविल लाइंस और ज्वालानगर में हमारी रेगुलर क्लासें चल रही है। आइए शुरू करते हैं। अधिगम के पठार या सीखने के पठार। देखिए, पठार और वक्र में मामूली सा अंतर है, याद रखेंगे। पठार और वक्र में मामूली सा अंतर है। देखिए, जब हम कोई नई बात सीखते हैं तो हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई नई बात सीख रहे हैं तो सीखने में कंटिन्यू उन्नति नहीं रहेगी। अगर कंटिन्यू बनी रहे तो वो कहलाता है वक्र। और जहां हम रुक जाते हैं तो जो समतल भाग आ जाएगा वो कहलाएगा हमारा पठार। कभी हमारी उन्नति कम और कभी अधिक रहती है। कुछ समय बाद ऐसा अवसर भी आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। उन्नति क्या होगी? बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। ऐसा अनेक कारणों से होता है, जैसे शारीरिक क्षमता यानी शारीरिक रूप से असक्षम, मानसिक क्षमता यानी मेंटली रूप से डिस्टर्ब, या किसी प्रकार की थकान, सिरदर्द या ज्ञान अवरोध। ठीक, सीखने की इस प्रकार की अवस्था को, जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है। यानी ऊपर चढ़ने के या नीचे गिरने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति दिखाई ना दे तो अधिगम का पठार कहलाता है। जैसे देखिए, अब अगर इस चित्र में आप देखें, अगर हम यहां से यहां तक चल रहे हैं, तो यहां से यहां तक हम चल रहे हैं, तो यहां पर हम देखते हैं ये चल रहे हैं, तो ये हमारा पठार है। तो ये हमारा यानी प्रगति हो रही है। अब प्रगति के बाद अब यहां पर हम कुछ देर के लिए शिथिल हो गए, यानी हम यहां क्या है, रुक गए। तो सीखने की गति रुक गई। अब ये समतल मैदान हो गया और ये ऊंचे उठे भाग पर जो समतल मैदान होता है वही क्या कहलाता है, पठार। रुक गए, फिर हमने गति अपनी तेज कर ली, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए रुके, फिर पठार आ गया, फिर नीचे भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब, जिस स्थान पर हम ठहराव या झुकाव, जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति है, आपकी गति ये थी, अब आपको पता है कि परीक्षा इतनी देर हट गई, तो आप पठार की अवस्था में यानी आराम करेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो तैयारी यहाँ करनी है वो यहीं पर, यानी उनका ग्राफ और तेज हो गया क्योंकि उनको रिवीजन मिल गया। फिर यहाँ पर वो आराम करेंगे, फिर तीव्र कर लेंगे एग्जाम आते। तो इस तरीके से ये पठार का निर्माण होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अधिगम के पठार की परिभाषाएं देखें। रैक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। अब सपोज करिए, आप जब चैप्टर 1 कर गए तो चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 करेंगे, लेकिन चैप्टर 1 का जब आप रिवीजन करेंगे तो उस समय आपका क्या आ जाएगा, पठार। रॉस के अनुसार पठार सीखने की प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता है, जो इस अवधि को सूचित करता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यानी कि जब कोई उन्नति नहीं होगी, एक प्लेन लाइन होगी, तो ये क्या कहलाएगा, पठार। स्किनर के अनुसार पठार क्षैतिज प्रसार है। याद रखेंगे, दो प्रसार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक क्षैतिज होता है और एक प्रसार होता है ऊर्ध्व। अभी जब मैंने पढ़ाए थे तो बताया था, ये वाला जो होता है क्षैतिज यानी लेटरल, और ये होता है कैसा, ऊर्ध्व।
देखें, पठार का समय, सीखने में पठार कब और कितने समय के लिए आएगा ये निश्चित नहीं रहता। एक व्यक्ति शीघ्र सीख सकता है तो दूसरे व्यक्ति को विलंब हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया में पठारों का आना अनिवार्य है, पर यह व्यक्ति की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वह पठारों को कितनी देर में पहुंचता है और कितनी देर तक रहने लगता है। यानी आप कब अपने आप विश्राम आने देते हैं और कब आप उस विश्राम को खत्म कर देते हैं। सोरेनसन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार साधारणतः कुछ दिनों, कुछ सप्ताह या कुछ महीनों तक रहते हैं। पठार बनने के कारण, देखिए पठार बनने के क्या क्या कारण है। पहला है मनोशारीरिक सीमा। पठार इसलिए आता है क्योंकि कुछ समय पढ़ने के बाद आपका सिर दर्द, थकान या नींद आना प्रारंभ हो जाता है, या आप एक चीज पर कंटिन्यू फोकस नहीं कर पाते, आप कुछ दिमाग में और सोच रहे हैं तो आपको और ज्यादा थकान हो जाएगी। तो इस प्रकार मनोशारीरिक सीमा के बाद पठार आते हैं। दूसरा है व्यवधान। अधिगम करते समय यदि बीच में किसी प्रकार के व्यवधान जैसे शोरगुल आदि होने लगे तो अधिगम में पठार। अब सपोज करिए आप पढ़ने बैठे, बराबर में आपके फोन की घंटी बार बार बज रही है, तो जो आप यहां पर एकाग्र होकर पढ़ रहे थे तो आप 2-3 बार बजेगी, तीसरी बार में आप फोन उठाने चल देंगे, तो क्या हो जाएगा, वहां पर आएगा व्यवधान आया। ऐसी शोर हो रहा है, आपके बराबर में लाउड स्पीकर बजने लगा, तो आप उसमें नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो क्या आएगा, पठार। प्रेरणा का भाव। कार्य को सीखने में यदि प्रेरणा का भाव नहीं है, अर्थात आप उस कार्य के लिए प्रेरित नहीं है। मैंने बताया था, देखिए प्रेरणा क्या थी, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए जब तक वो प्रेरित नहीं होगा तब तक पठार बनना शुरू हो जाएंगे। अब बताइए, आप प्रेरित हैं तो रेगुलर काम करेंगे, जब आप रेगुलर नहीं होंगे तो पठार। फिर आता है नकारात्मक कारक। रुचि का अभाव, ज्ञान का अभाव, निराशा, थकान, आलस्यता, ध्यान भंग होना और पारिवारिक कठिनाइयाँ। जो बच्चे के सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज पढ़ाते समय आते हैं वो इसी लाइन से आते हैं। कोई कहता है कि सर मुझे समझ नहीं आता, तो कुछ बच्चे बहुत, और सब बच्चों को एक ही बात समझाई जाती है, लेकिन कुछ बच्चे समझना नहीं चाहते, रिवीजन नहीं करना चाहते, जिस कारण ये शिकायत आती है। फिर निराशा, क्योंकि वो कंपैरिजन अपनी हाई बच्चों से करने लगते हैं। एक क्लास में मध्यम वर्गीय बच्चे से कोई तुलना ना करके एकदम टॉपर से तुलना करने लगते। आप ये मत देखिए कि कोई आपसे कितना आगे है, आपको ये भी देखना है कि आपसे कितने पीछे। देखिए इसी पर एक कहानी होती है, एक रेस होती है, तो रेस में कुछ बच्चे दौड़ रहे होते हैं, लगभग 50 बच्चों की रेस होती है। तो 50 बच्चों के रेस में उसके एक लड़की होती है उस रेस में शामिल, तो उसके पिताजी उससे कहते हैं, बेटा आज तू रेस में फर्स्ट आएगी तो तुझे ये इनाम, और रेस में टॉप 3 के भी इनाम थे। तो याद रखना, टॉप 3 के इनाम थे और पिताजी ने भी कह दिया था। तो अब लड़की के मन में ये चल रहा था कि मुझे इस रेस में प्रथम आना है, और उसने जी जान लगा के उस रेस को दौड़ा। अब रेस को दौड़ा, जब वो रेस समाप्त हुई तो वह 5वें नंबर पर थी। कौन से नंबर पर थी, 5वें नंबर पर। और वो रो रही थी और काफ़ी निराश थी। अब रो रही थी, काफ़ी निराश थी, अब उसे इनाम नहीं मिला या कोई और कारण। तो जब उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, तो कह रहे कि मैं रेस नहीं जीत पाई, मैं 5वें नंबर पर आई हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे रेस नहीं करनी चाहिए। ये नकारात्मक भाव उसके अंदर आ चुके थे। तभी पिताजी एक पॉजिटिव वेव देते हैं, यानी सकारात्मक मैसेज देते हैं, बेटा आप सिर्फ विनर हो, आप विनर हो। बोले कैसे मैं विनर हूँ पापा, मैं तो हार गई, इनसे पीछे आई हूँ। बोले आप विनर हो, आप ये देखो कि आप 45 लोगों में फर्स्ट आए हो। आप अपने से नीचे के 45 लोगों को तो आपने देखा ही नहीं, आप उनमें फर्स्ट आए हो। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किससे पीछे, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए आप कितनों से ऊपर है। तो तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। फिर आता है कार्य की जटिलता। किसी कार्य की जटिलता भी अधिगम में पठार उत्पन्न कर सकती है। अर्थात यदि कार्य कठिन होगा तो उसे कुछ समय बाद सीखना संभव नहीं हो पाता है, जिससे अधिगम में पठार आ जाता है। पुरानी यादों का नई आदतों से संघर्ष। इसका मतलब यह है, यदि कोई कार्य को छात्र अपनी पुरानी आदत से करता है और बाद में उसे नई आदत को अपनाना पड़ता है तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि छात्र बाएं हाथ से लिखता है,
अब बच्चा बचपन से लेफ्ट हैंड राइटिंग है, लेकिन उसे मार कूट के दोबारा कहा राइट हैंड से लिखो, राइट हैंड से लिखो, तो वो लिखता तो है लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाता, तब पठार बन जाता है। जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान, जैसे सितार बजाने के लिए सितार को अच्छे से पकड़ना और उंगलियों को तार पर रखकर संभालने पर ही सितार बजेगा, लेकिन आप केवल उंगलियां तार पर रखते हैं और सितार संभलना या पकड़ना नहीं सीखा, तो सितार बजाने में तुरंत पठार आ जाएगा। सीखने की अनुचित विधि, अंगुलियों की सहायता से गिनती गिनना, लिखने में कलम को कसकर पकड़ना, शब्दों को रुककर पढ़ना आदि अनुचित विधि है। अब आप इस तरीके से करेंगे तो ये अनुचित विधि है, हालांकि आपकी प्रारंभिक शिक्षा में सहायक है, लेकिन ये अनुचित है। इस विधि को अपनाने में अधिगम में पठार बन जाते हैं। अभ्यास का भाव, थर्ड डाइग ने सीखने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसको दिया है? अभ्यास को। यदि अभ्यास गलत तरीके से हुआ तो सीखने में पठार बन जाएगा। उपयुक्तता ना होना, यदि किसी कार्य की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई फल नहीं है, तो सीखने में रुचि नहीं आती, जिससे सीखने में पठार आ जाते हैं। अब आता है आवश्यकता के अनुरूप ना होना। यदि कोई कार्य आवश्यकता के अनुरूप नहीं है तो उसे करने में रुचि और ध्यान नहीं लग पाता, जिससे सीखने में पठार बनना शुरू हो जाते हैं। एक ही कार्य को लंबे समय तक करते रहना, यदि एक ही कार्य को बहुत अधिक लंबे समय तक किया जाता है तो कुछ समय बाद वह कार्य रुचि और ध्यान नहीं लग पाता, जिससे अधिगम में पठार बनना शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट टॉपिक बाय स्टडी करते हैं कि 2 घंटे ये सब्जेक्ट, 2 घंटे ये सब्जेक्ट और 2 घंटे। अगर आप एक ही सब्जेक्ट पूरे दिन पढ़ोगे तो आपका रुचि और ध्यान नहीं लग पाता। अब आते हैं अधिगम के पठार के निराकरण, निवारण या उपाय। सोरेनसन के अनुसार शायद ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे पठार को बिल्कुल समाप्त किया जा सके, बस इनकी संख्या और अवधि को कम किया जा सकता है और को दूर किया जा सकता है। शिक्षक निम्न विधियों अपना सकता है। पहला, सीखने के समय का वितरण। यदि किसी कार्य को करना है तो उसको हम छोटे छोटे स्टेप में बांट दें। आंशिक क्रिया का नियम भी इसी पर आधारित है, जिससे अधिगम का कार्य में तुरंत मन लग जाए। अब आपसे कहा जाए 3 घंटे पढ़ो और आपसे कहा बेटा 10 मिनट पढ़ो, तो आपका 10 मिनट पढ़ने में ज़्यादा मन करेगा। तो इसीलिए छोटे छोटे कामों अधिगम में पठार उत्पन्न हो। उत्साह के साथ अधिगम, यदि हम किसी कार्य को उत्साह की आवश्यकता होती है, क्योंकि उत्साह के साथ बहुत ही सरल हो जाता कार्य। अगर हम एनर्जेटिक होकर कोई काम करते हैं तो काम में क्या हो जाता है? आसान, और पठार नहीं बनता। पाठ्य सामग्री का संगठन, सीखने में हमें पाठ्य सामग्री संगठित कर लेनी चाहिए, अर्थात जिस पाठ को पढ़ना है उससे संबंधित सारी किताबें, नोट्स एक साथ खोलकर रख लेना चाहिए, जिससे कि सीखने में बाधा ना आए और अधिगम का पठार ना बने। शिक्षण विधि में परिवर्तन, बीच बीच में शिक्षण विधि में परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को अधिगम उबाऊ ना लगे। शिक्षण विधि में परिवर्तन करते रहने से अधिगम में पठार नहीं बनते। जैसे कि आप लोग अगर कभी आपने फेस टू फेस क्लास ली होगी तो आप शुरू से लेकर आज तक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा क्लास ली, तो आपको भी पता है कि मैंने पहली क्लास और अंतिम क्लास तक जब भी कराया है हर बार टॉपिक चेंज। आज भी मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लाऊंगा तो इससे बेटर ही लेकर आऊंगा। प्रेरणा तथा उद्दीपन, यदि किसी कार्य को करने में प्रेरणा मिल जाती है या किसी कार्य का उद्दीपन, जैसे कोई लक्ष्य की प्राप्ति आदि का होता है, जैसे टारगेट होता है कि ये जॉब, सेलेक्टेड जॉब या ये गिफ्ट या वो गिफ्ट, तो उस तरीके से पठार नहीं बनते क्योंकि उसके लिए हम प्रेरणा मिल जाती है। उद्दीपक, जैसे कि बिल्ली के लिए वो मछली का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा उद्दीपक का काम कर रहा था। फिर आता है अच्छी आदतें। छात्र कुछ अच्छी आदतें, जैसे कि पढ़ी हुई चीज को दोहराना, अब लॉकडाउन है आप दोहरा सकते हैं। नियमित और योजनाबद्ध रूप से तैयारी करना, थकने पर कार्य न करना, बीच बीच में आराम करना, पढ़ाई के नोट्स आदि को नियमित बनाना, एकाग्रचित होकर पढ़ना आदि आदतें अपनाने पर पठार आदि उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इनसे अधिगम बहुत ही सुचारू रूप से और प्रभावी रूप से। फिर आता है विश्राम।
सीखने में बहुत बीच बीच में विश्राम कर लेना चाहिए, जिससे हमारे मस्तिष्क को आराम मिले और पुनः कार्य में ध्यान लग सके। इस प्रकार विश्राम करने से भी अधिगम में पठार नहीं आते। देखिए, आपके लिए अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आप याद रखें, अधिगम के सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम पहला अधिगम के सिद्धांत में चर्चा करेंगे और उसमें पहला करेंगे हम थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो आप सब लोग तैयार रहें, नेक्स्ट वीडियो थर्सडे को आएगी। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और डेली एक 20 मिनट अपने आप को दें। एक सब्जेक्ट की वीडियो 20 मिनट और 3 वीडियो डेली आ रही है, यानी 1 घंटा अगर आप रिवाइज के लिए देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और लोगों को भी सुझाव दें और वीडियो का सजेशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।